नमस्कार। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा सेकंड पेपर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली यूनिट में हमने इससे पहले आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और मत्स्य जनपद की रूपरेखा की चर्चा की। आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि वो सभ्यता कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे विकसित हुई और उस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण देन क्या है। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना पड़ता है। तो एक एक चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वर्तमान की जब अपन बात करेंगे तो वर्तमान में अपना जो है वो हनुमानगढ़ जिला जो है वहाँ पे कालीबंगा सभ्यता जो है वो स्थित है। और ये एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मतलब पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा, तीनों स्तर के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इसको हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा। वो अलग चीज़ें हैं। देखिए, यह वैदिक कालीन सरस्वती व द्वस्वती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो सरस्वती व द्वस्वती नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। और वर्तमान में कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा घग्गर नदी, नट नाली, मर्द, सोतर, हकरा, वाहिद नदी किनारे पे ही स्थित है। तो मूल रूप से सरस्वती दसवती घाटी में फैली हुई है। और वैसे जो नदी है राजस्थान की, वो घग्गर नदी, याद रखना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है, काले रंग की चूड़ियाँ शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ जो काले रंग की तांबे की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इस कालीबंगा सभ्यता का नाम जो माना गया काले रंग की चूड़ियाँ। खोज किसने की। तो देखिए, 1952 में सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। तो स्पेशली खोज करने वाले जो थे वो कौन थे, अमलानंद घोष थे। याद रखना, आपको याद रखना है, अमलानंद घोष। 1952 में इन्होंने खोज की। लेकिन जब पर्सन की लैंग्वेज ये आती है कि उत्खनन कार्य किसने करवाया, खोज अमलानंद घोष ने की लेकिन उत्खनन कार्य किसने करवाया, तो बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में 1961 से 1969 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो उत्खनन कार्य किसने किया, बीबी लाल व बीके थापर के नेतृत्व में। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, खोज करने वाले अमलानंद घोष हैं, लेकिन उत्खनन कार्य किसने किया था 1961 से 69 के मध्य, बीबी लाल और बीके थापर। इसके अलावा एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने भी योगदान दिया, लेकिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। कालीबंगा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं परंतु उनके समकक्ष मानी जाती है। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, एक मिनट, बीच में कालीबंगा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं परंतु उनके समकक्ष मान जाती है। इसलिए दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सामरिक व पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी माना गया है। और पिगट जो है, स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा। ये भी विशेष याद रखना, आया हुआ प्रश्न है। जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी या जुड़वा नगर कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण, ये प्रश्न भी कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, घनत्व है, वो घग्गर और हकरा क्षेत्र में पाया गया। घग्गर हकरा क्षेत्र में कौन थी, कालीबंगा सभ्यता थी। तो घग्गर हकरा क्षेत्र में सर्वाधिक संकेंद्रण पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता काल को प्रथम नगरीकरण का युग कहा जाता है, क्योंकि नगरीकरण की शुरुआत जो हो यहीं से मानी जाती है। याद रखना आपको, कालीबंगा में मुख्यतः घग्गर नदी के बाएं तट पे 2 टीले मिले। वैसे 3 नगरों की साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 2 टीले स्पेशली। प्रथम पश्चिमी टीला जिसपे एक सामान्य बस्ती, और द्वितीय पूर्व टीला जिसमें नगर मिलता है। देखिए, पश्चिमी टीला जो अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ऊंचा है, पश्चिमी टीले के निम्न स्तरों से प्राग हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्राग हड़प्पा कालीन ऊपरी स्तरों में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें दुर्ग या गढ़ी के अवशेष से प्रमुख है। और जो दूसरा पूर्वी टीला है, जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई था, विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, इस टीले से प्रस्तुत धातु काल और हड़प्पा काल, यानी उस पर पूर्व हड़प्पा काल से मिला है और इसमें हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। अब देखिए, प्राग हड़प्पा युग की कालीबंगा की क्या विशेषताएं थी।
इस बस्ती में मकानों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का, यहाँ पत्थरों का प्रयोग नहीं था, कच्ची ईंटों का जो धूप में सुखा के पकाई गई थी उनका प्रयोग हुआ है। इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है, क्योंकि यहाँ केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। तो मतलब एक प्रकार से गरीबी के संदर्भ में इस शब्द का यूज किया गया कि दीनहीन बस्ती। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल स्नानागार यानी जो बाथरूम है, नाली में और कुएं के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन भवन निर्माण में स्पेशली कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अन्य घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के पिंड हैं, पत्थर के सील बट्टे हैं जो पीसने के लिए। प्राग हड़प्पा युगीन सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ का? तो प्राग हड़प्पा युगीन कालीबंगा की बस्ती के चारों तरफ परकोटे की उपस्थिति तत्कालीन समाज में असुरक्षा की भावना, संभवतः बाढ़ का संकेत है कि परकोटा दोनों नगरों की सुरक्षा प्राचीर मिलती है, विशेष बात थी कालीबंगा सभ्यता से, याद रखना। प्राग हड़प्पा कालीन आवास का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। स्नानागार व नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से और नालियों में लकड़ी का भी यूज किया है, याद रखना, ये विशेष बात थी। मकानों की दीवारों में दरार होने का यहाँ भूकंप के अवशेष होने का प्रमाण है। भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा के समकोण दिशा में जूते हुए खेल बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। सुरक्षा प्राचीर दोनों टीलों के मिली है, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। प्राग हड़प्पा कालीन मनुष्य का आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। उत्खनन में एक साथ दो फसलों की उपज के दोहरे जूते खेत के प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो कालीबंगा सभ्यता, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा में खेत के दो पाड़े थे, कम दूरी चना और दूसरी सरसों बोई जाती थी। तो दो जो एक साथ फसलें का साक्ष्य मिला है वो चना और सरसों का मिला है। किसका मिला है? चना और सरसों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में प्राग हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, जिसे यूनानियों ने क्या कहा था? सिंडन कहा था, ठीक है ना। कपास के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और यूनानियों ने सिंडन किसको कहा था? कपास को कहा था। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर प्राग हड़प्पा कालीन बस्ती का जो तिथिक्रम है वो 2400 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। तो 2200 से 2400 ईसा पूर्व माना जाता है कालीबंगा का कार्यकाल। हड़प्पा युगीन जो कालीबंगा है उसका विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग तक सीमित था। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, याद रखना, जिसमें नगर योजना हड़प्पा संस्कृति के अन्य पुरास्थलों की भांति कालीबंगा में दो टीले दिखाई देते हैं और दोनों टीलों को अलग अलग प्रकोटे यानी सुरक्षा प्राचीर थी चारों तरफ, याद रखना। यहाँ की बस्ती सुरक्षात्मक दीवार से सुरक्षित की गई थी। कालीबंगा में सभी प्रकार की ईंटों का अनुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईंटों का जो अनुपात था वो क्या था? 4:2:1, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात था। कालीबंगा के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों से निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा, मतलब निचले नगर की रक्षा प्राचीर नहीं मिलेगी, लेकिन कालीबंगा से ऊपरी और निचला दोनों नगरों की ही सुरक्षा प्राचीर मिलती है, ये विशेष बात है। तो कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता, ये भी प्रश्न पूछ ले कि दोहरे परकोटे की सभ्यता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर क्या होगा? कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा से हड़प्पा कालीन गढ़िया दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यह दुर्ग गढ़ी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थी। इस सभ्यता का नगर एक निश्चित योजना के अनुसार एक प्लानिंग के साथ बसाया गया था। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार केवल कालीबंगा से हुआ कि सड़कों को पक्का बनाने का प्रयास यहाँ किया गया। संपूर्ण नगर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौड़ी सड़कें जो 5 मीटर से लेकर 7.20 मीटर तक चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी, याद रखना, ये विशेष बात थी, जिसे जाल या ग्रिड पद्धति कहा जाता है, चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले कि जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति किसे कहा गया है? तो आपका मतलब क्या हो गया कि जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ये ग्रिड पद्धति थी, ये जाल पद्धति थी, ये ऑक्सफोर्ड पद्धति कहलाती थी, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर था, गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। कालीबंगा में वाहनों के द्वार सड़कों पे ना खुल के गलियों में खुलते थे, विशेष बात है, याद रखना, मुख्य सड़क पे ना खुल के। गुरु दुर्ग के दक्षिण में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। इनमें से एक चबूतरे पे कुआ और 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अग्निवेदिकाओं की आकृति आयताकार कुंडनुमा है। इन अग्निवेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ व कोयलों की भस्म भी मिली है, जो उनमें कुछ अन्न के दाने मिले हैं। इस प्रकार की अग्निवेदिकाएं तत्कालीन अन्य पुरास्थलों से बनावली, राखी गढ़ी और लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा के अलावा ये अग्निवेदियाँ कहाँ से मिली हैं? बनावली से मिली हैं, राखी गढ़ी से मिली है और लोथल से भी मिली हैं। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटें मिली, भी विशेष बात है, याद रखना। कालीबंगा के फर्श में कौन सी? अलंकृत ईंटें, अलंकृत फर्श के साक्ष्य।
कालीबंगा से मीठी तांबे व कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पे मिली हिरण व जेल की हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। तो उस समय तंदूरों की प्रथा का होना निश्चित रूप से कि ईरान से इस सभ्यता के संबंध थे। कालीबंगा के प्रमुख पशुओं में कौन कौन था? गाय था, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट, सूअर, ये प्रमुख पशु थे। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। कालीबंगा से अवतल, चक्की, शालन पत्थर और सील बट्टे मिले हैं जो अनाज पीसने या मिलाने के काम आता था। ये भी विशेष बात है। इस प्रकार का पत्थर अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा में खोजा था। मतलब ये सभ्यता निश्चित रूप से हड़प्पा का ही एक बाट है। इस सभ्यता के नगर की समृद्धि का मुख्य स्रोत उन्नत व्यापार, वाणिज्य और कृषि था। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अन्य केंद्रों को अनाज भेजा जाता था, मनके भेजे जाते थे, तांबा भेजा जाता था। तांबा बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। कालीबंगा को तांबा समय तो गणेश्वर जो क्षेत्र मैंने पहले से पढ़ाया था आपको, वहाँ से प्राप्त सिक्कट झुंझुनू से मतलब कॉपर से। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्रों में, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने में होता था। कालीबंगा में सोने, चांदी, अर्धभूत, बहुमूल्य पत्थर, शंख आदि से आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। यहाँ स्त्रियां कानों में कर्णफूल और बालियां पहनती थी, गले में मनकों का हार और हाथ में शंख, मिट्टी, तांबे व कांसे से निर्मित चूड़ियाँ भी पहनती थी। अब देखिए कालीबंगा में जो दाह संस्कार की परंपरा क्या थी। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में था। बस्ती के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। यहाँ के लोग मुख्यतः शव को दफनाते थे। कालीबंगा के कब्रिस्तान में प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान, उसी प्रकार कालीबंगा से प्रतीकात्मक। तो प्रश्न पूछ ले प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ मृतकों को दफनाया जाता था। शव विसर्जन के 37 उदाहरण कालीबंगा से मिले हैं, ये भी आप देख सकते हैं। कालीबंगा में अंत्येष्टि के पूर्ण समाधि भी दी जाती थी। आंशिक समाधि का भी परंपरा था। दाह संस्कार, तीनों प्रकार की परंपराएं थी। कालीबंगा से तांबा, सैलखड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता से मिली मोहरों से लिपि का ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ की लिपि वही थी, दाएं से बाएं। इस लिपि को सर्पिलाकार, बुस्टोफेडन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि या तंद्रव लिपि कहा जाता था। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये देख सकते हैं आप लिपि को, ब्लूस्टोफेडन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, तंद्रव लिपि, कहाँ से कहाँ? दाएं से बाईं ओर, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि के अधिकांश नमूने मोहरों से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पे पशु बोली के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहर जो मेसोपोटामिया सभ्यता की मिली है। ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग व मिट्टी का पैमाना मिला है। कालीबंगा से मिली प्रमुख सामग्री में मिट्टी से निर्मित केक, ढेल, बेल की खंडित मूर्ति, घिया व तांबड़ के मनके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी खिलौना गाड़ी, पहिए, हड्डियों से बनी सलाइयाँ, पत्थर के सिलबेटे, मिट्टी की गेंद, तांबे व परसों मेसोपोटामिया की मोहर, ऊँट की अस्थियाँ। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, ठीक है ना। अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की अस्थियाँ, तंदूर, ठीक है, अलंकृत फर्श, लकड़ी की नालियाँ, ठीक है, ये विशिष्ट चीज़ें थी जो यहाँ से मिली हैं। चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर, जो आपको स्पेशली याद रखना। भगन वेदिकाएँ, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। भूकंप के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, विशेष बात थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नहरों स्थलों से नहरों द्वारा सिंचाई, नदी उपासना, मंदिर, सिंह, पन्ना, लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। ये कारण क्या था कालीबंगा सभ्यता के पतन का? तो ये अलग अलग कारण बताया है कि जैसे डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल ने घग्गर हगरा नदी क्षेत्र का सूख जाना, सूखा पड़ जाना, नदियों का मार्ग परिवर्तन होना। एस आर राव ने कालीबंगा के नष्ट होने का कारण बाढ़ को माना है। KUR केनेडी ने माना है कि प्राकृतिक आपदा है, महामारी आ गई थी। कालीबंगा की पुरातात्विक अवशेषों की समानता रखने वाले 2 स्थल, एक तो बीकानेर में शोथी मिला है और एक कोटिदीजी पाकिस्तान में मिला है। संभवतः नदी सूख जाना और सूखा पड़ना ये प्रमुख कारण रहा था कालीबंगा सभ्यता के पतन होने का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता थी, इसको आपको देख के जाना है। थैंक यू।